मेरा नाम आशी है और मेरा छोटा भाई हम सबका बहुत लाडला था। मैं अपनी शादी के बाद उसे अपनी ससुराल लेकर आ गई थी और मैंने और मेरे पति ने उसे अपनी औलाद की तरह अपने साथ रखा था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा भाई 12 साल का था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कुछ ऐसा करेगा। एक दिन उसने लगातार 5 घंटे तक। दोस्तों, हम दो भाई बहन थे। मेरे माता पिता नहीं थे। मैं नौकरी करती थी और अपने भाई के साथ ही रहती थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे भाई के जन्म के वक्त मेरी माँ इस दुनिया से हमें छोड़कर चली गई थी और उसके बाद मेरे पिता भी हमें अकेला कर गए थे। मैंने अपने भाई की परवरिश माँ की तरह की थी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह अभी बच्चा ही तो था। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। मेरे लगातार रिश्ते आ रहे थे क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। आस पड़ोस के लोग मिलकर मेरी शादी कराना चाहते थे क्योंकि हमारा पड़ोस बहुत अच्छा था। उन लोगों ने मेरे भाई को पालने की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन मैं दूसरों के भरोसे अपने भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। एक जगह से मेरा रिश्ता आया और जब उन लोगों को पता चला कि मेरा एक छोटा भाई भी है, तो जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उस लड़के ने फैसला किया कि वह मेरे भाई को शादी के बाद अपने साथ अपने ही घर में रखेंगे। यह बात मुझे बहुत पसंद आई थी और इसीलिए मैं इस लड़के के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। जल्दी ही मेरी शादी भी हो गई थी और मैं अपने भाई को अपने साथ लेकर आ गई थी। उधर अपने घर में हमने ताला डाल दिया था। मेरे पति ने मेरे भाई की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उठा लिया था। मेरे पति का नाम सुशांत था और मेरे भाई का नाम राजू। राजू मैं उसे प्यार से कहा करती थी। वैसे उसका नाम राज था। मेरे पति बहुत अच्छे थे। ससुराल में मेरे पति के अलावा उनके माता पिता भी रहते थे और वो लोग भी बहुत अच्छे थे। शादी के 6 महीने के बाद ही मुझे गुड न्यूज मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति बहुत खुश हुए थे। पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मेरे घर में बच्चा पैदा होने की खुशी से मेरे ससुराल वाले और मेरा पति बहुत ज्यादा खुश थे। मेरा बेटा हम सबका लाडला था। उसका नाम मैंने अखिल रखा था। मेरा बेटा हम सबका बहुत लाडला था। जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी और दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। मैं अपने बेटे को लेकर एक दिन भाई के साथ मार्केट चली गई थी, क्योंकि मेरे पति दिन के टाइम में ऑफिस में ही होते थे। तो उन्होंने कहा होता था कि दिन के टाइम अगर तुम्हें कोई भी काम हुआ करे तो तुम राजू को ले जाया करो। मैं अपने बेटे के कपड़े खरीदने के लिए राजू के साथ मार्केट गई हुई थी और हम लोग शॉपिंग मॉल के अंदर थे। मैं अपने बेटे के कपड़े देख रही थी, लेकिन शॉपिंग मॉल में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हम लोग बाहर निकलकर दूसरे मॉल की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक कुछ लड़के, जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वह एक बड़ी सी गाड़ी के अंदर आए और चलती हुई गाड़ी का उन्होंने दरवाजा खोला। मैं सड़क पार करने में बिजी थी और मेरी गोद में मेरा बेटा अखिल था। उन लोगों ने जल्दी से मेरे हाथ से मेरा बच्चा छीन लिया और गाड़ी में बिठाकर उसे ले गए। मैं अभी समझ नहीं पाई थी कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई मेरे बेटे को बचाओ। सड़क पर सारे लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। वह गाड़ी तेज रफ्तार से आई और मेरे बेटे को मेरी गोद से छीनकर वह लोग गाड़ी में बिठाकर तेज रफ्तार से ही वापस चले गए। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ आज ये सब कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। सड़क के किनारे खड़े होकर सारे लोगों से कह रही थी कि उस गाड़ी को रोको। मेरा भाई उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ काफी दूर तक चला गया था, लेकिन गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में थी कि मेरा भाई भी उन लोगों को पकड़ नहीं सका था। हम दोनों भाई बहन फौरन ही पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए चले गए। पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया कि वह मेरे बेटे की तलाश जल्द ही कर लेंगे। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को भला किस तरह से अपने बेटे के बारे में बताऊंगी कि उनकी पत्नी के हाथ से कोई उनके बेटे को छीन कर ले गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पुलिस मेरे बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा बेटा कहीं भी नहीं मिला था। हमारे घर में सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि एक मेरा बेटा था जिसके आने से घर के सब लोगों के चेहरे पर 24 घंटे मुस्कुराहट रहती थी। और जब से मेरा बेटा गायब हुआ था,
सभी लोगों के चेहरे उदास पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग खाना पीना भूल गए। लगभग 1 हफ्ते तक मेरे बेटे को पुलिस तलाश करती रही। उसके बाद पुलिस भी हार मान गई थी और मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल सका था। मैं रोज पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से अपने बेटे के बारे में पूछती, लेकिन हर बार पुलिस वाले कहते कि आपके बेटे का कुछ पता नहीं चल सका। वो लोग कौन थे जो हमारे बेटे को ले गए थे? यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि हमारी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। अगर किसी ने मेरे बेटे को पैसों के लिए किडनैप किया था तो वो लोग जरूर पैसे की डिमांड करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस दिन से मेरा बेटा गायब हुआ था, उस दिन से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा इस दुनिया से ही गायब हो गया। उसके किसी को भी कोई खबर नहीं मिल सकी थी, ना हम लोगों को और ना ही पुलिस वालों को। मैं इस हकीकत को बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाई थी। इसी तरीके से महीने में और महीने सालों में बदलते चले गए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ पता ही नहीं चल सका। मैं जी तो रही थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। मेरे बेटे को गायब हुए लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला था और ना ही इस दौरान मुझे कोई दूसरा बच्चा पैदा हुआ था। घर का माहौल भी बस नॉर्मल सा ही था। मेरा छोटा भाई मुझे हंसाने के लिए हमेशा मुझसे हंसी मजाक करता रहता था। अब किसी के जाने से जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती, इसलिए मैंने हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया था। और जब मैं खुद ठीक हुई, तो मेरे घर वालों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी, क्योंकि मेरे बेटे के गायब होने से सब लोग जैसे मुस्कुराना ही भूल गए थे। मेरा भाई भी अब जवान हो चुका था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इस दुनिया में है भी या नहीं। मैं हर रात उन दरिंदों को बुरा भला कहती थी, जिन्होंने मेरे बेटे का किडनैप किया था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरा भाई जॉब करने लगा था। उसकी बहुत बुरी आदत थी। वह हर हफ्ते मुझसे शर्त लगाता था। कहता था, दीदी, देखना एक दिन हमारा घर पर जरूर वापस आएगा। वह हमें मिल जाएगा और जब वह हमारे घर आएगा तो हमारे घर के हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इन 10 सालों में मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और मेरी सास बेचारी अपने पति के गम में बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मेरा भाई मुझसे हंसी मजाक करने के लिए मुझसे शर्त लगाता। उसका कहना होता कि संडे हमारा घर वापस आ जाएगा, लेकिन जब भी संडे आता, मेरा बेटा वापस नहीं आता था और मेरा कहना होता कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह इतने सालों से वापस नहीं आया, तो तुम्हारे संडे कैसे आ सकता है? इसी तरह से करते करते न जाने ऐसे कितने संडे निकल चुके थे और मेरा भाई मुझसे यह शर्त हार जाता था। वह कहता, दीदी, अगर मैं हार गया तो मैं आपको शॉपिंग कराने लेकर जाऊंगा। मुझे तो शॉपिंग के नाम से भी अब नफरत होने लगी थी, क्योंकि यह वही दिन था जिस दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। उस दिन मैं घर से शॉपिंग करने का इरादा करके ही निकली थी। मैं अपने भाई से कहती कि तुम पागल हो गए हो। भला इतने सालों बाद अखिल किस तरह से घर वापस आ सकता है? मैं तो अब अपने बेटे के घर आने की उम्मीद को छोड़ चुकी थी, क्योंकि जब वह गायब हुआ था, तब वह 1 साल का था। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं और क्या पता वह मुझे भी पहचान पाएगा या नहीं। लेकिन मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। मगर मेरा भाई हमेशा शर्त लगाता रहता था और मैं उसकी खुशी के लिए उसकी शर्त को मान लेती थी। जब वह शर्त हारता, तो मुझे अपने साथ मार्केट लेकर जाता था। मैं उस सड़क को देखकर सैड हो जाती थी, जिस सड़क को पार करते समय मेरा बेटा मेरी गोद से छीन लिया गया था। मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। अपने भाई की खुशी की खातिर मैं हमेशा उसके साथ शॉपिंग करने के लिए चली तो जाती थी, लेकिन मुझे शॉपिंग करने में वह मजा नहीं आता था जो पहले आया करता था। बस मैं फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए चली जाती थी। मुझे जो चाहिए होता था वह मैं ऑनलाइन मंगा लेती थी, लेकिन मुझे बाजार जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर अपने भाई की खुशी के खातिर मैं खामोश रहती थी। मेरा भाई हर बार भले ही अपनी शर्त हार जाता था, लेकिन जिद करके मुझे मार्केट जरूर जरूर लेकर जाता था। मुझे वह दिन याद आते हैं जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। मेरे पति ने मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी एक्सेप्ट कर लिया था। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पत्नी का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं। मेरे पति ने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। उन्होंने मेरे भाई को न सिर्फ इस घर में जगह दी थी, बल्कि उसके लिए वह सब कुछ किया था
जो मेरे पिता जिंदा होते तो उसके लिए करते। मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा था, मुझसे अपने दिल की सारी बातें करता था, बल्कि वह मुझसे ही नहीं, अपने जीजू से भी सारी बातें शेयर करता था। वह मेरे पति को अपना जीजू नहीं, बल्कि उनको अपना बड़ा भाई समझता था। मेरे पति ने कभी भी मेरे भाई की किसी भी हरकत पर कोई ऐतराज नहीं किया था, और ना ही मेरे सास ससुर को। मेरे भाई के मेरी ससुराल में आकर रहने पर कोई ऐतराज हुआ था, बल्कि उन्होंने भी हमेशा मेरे भाई को अपना बेटा ही समझा था। मेरा भाई भी उन दोनों को अपना माता पिता समझता था और उनका बहुत कहना मानता था, बल्कि मेरी सास की वह बहुत सेवा करता था। अभी कुछ सालों पहले जब मेरे ससुर की मौत हुई थी तो मेरी सास बहुत ज्यादा बिखर गई थी और वह बीमार रहने लगी थी। इधर मेरे दिल पर भी अभी मेरे बेटे का सदमा लगा हुआ था। मैं भी संभल नहीं पा रही थी और मेरे पति नौकरी करते थे। मेरे भाई ने मेरी सास और मुझे हम दोनों को संभाला था। मेरे पति को मेरे भाई पर बहुत ज्यादा भरोसा था। कभी कभी मैं देखती थी कि मेरे पति बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, मुझसे कभी कभी ज्यादा बातचीत भी नहीं करते। मुझे लगता था कि शायद उन्हें भी अपने बेटे की याद आती होगी। भला मैं अपने बेटे की माँ थी, तो वह भी तो उसके पिता थे। मैं कभी इस बात को वहम समझती, तो कभी उनसे पूछने की कोशिश कर लेती थी। सुशांत, आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान रहते हो? क्या आपको भी मेरी तरह अखिल की याद आती है? मेरे पति कहते थे, माय डियर वाइफ, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और मेरा बेटा तो हमेशा मुझे याद आता ही है। उसे याद करने का कोई टाइम नहीं है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था, पूरा घर उसके आने से चहक उठा था। मेरा भाई तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। मगर पता नहीं ऐसा क्या था कि मुझे अपने भाई की नीयत पर अब धीरे धीरे शक होने लगा था, क्योंकि मेरा भाई अब कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था। किसी से फोन पर बात करता था तो बहुत चोरी चुपके बात करता था। मैं अगर उससे पूछती कि तुम किसी से बात कर रहे हो, तो वह बातों को गोलमोल कर दिया करता था। मुझे लगा कि शायद उसका किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने उससे कहा कि बता दो, अगर कोई लड़की है तो मैं खुशी खुशी उसके घर रिश्ता लेकर चली जाऊंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेरा भाई साफ इनकार कर दिया करता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ना जाने फिर कैसी बात थी और वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था। इन सब में एक बात यह बहुत अजीब थी कि मेरा पति और मेरा भाई दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुराते थे। मैं भी उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने काम में बिजी रहती थी और भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा बेटा जहां भी हो, सही सलामत हो। मैं शायद अपने बेटे को एक तरीके से भूल भी जाती। भगवान मुझे मेरे बेटे की जगह अगर कोई और बच्चा दे देता, लेकिन शायद भगवान ने मुझसे यह खुशी भी छीन ली थी। मेरे बेटे के खो जाने के बाद मैं दोबारा कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। औलाद पहली हो या दूसरी औलाद तो औलाद ही होती है। मैं अभी भी हर रात को रोती थी। मेरे पति मुझे चुप करवाते और कहते कि हमारा बेटा हमें जरूर मिल जाएगा। मैं अपने पति से एक ही सवाल करती थी कि भला आपको अभी भी उम्मीद है कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाएगा? जब हमारे बेटे को खोए हुए इतने साल हो चुके हैं, जब से मेरा बेटा खोया है, मेरा भाई मुझसे हर संडे को शर्त लगाता था, देखना दीदी, इस संडे हमारा दिल हमें जरूर मिल जाएगा। मैं अपने भाई को हमेशा पागल कहने लगी थी और उसकी बातों से वह मुझे पागल लगने भी लगा था। अब तो मैं अपने बेटे की शक्ल सूरत भी भूल गई थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को 10 साल पहले देखा था और उस वक्त उसकी उम्र 1 साल थी। मेरी ममता रोज मेरे बेटे को पुकारती थी। मेरा भाई कहता था, देखना दीदी, हमारा अखिल जरूर घर वापस आएगा और कोई खुशखबरी भी लेकर आएगा। उसके आने से हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे और आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दोबारा से खुश रहने लगोगी और बिल्कुल सेहतमंद हो जाऊंगी। मेरे भाई की इस बात का क्या मतलब था, यह आज तक मुझे समझ नहीं आया था। भला वह किस खुशखबरी की बात करता था? मैंने उसे अब पूरी तरह से पागल समझना शुरू कर दिया था। कभी कभी मुझे सपना आता था कि नींद में मेरे सामने कोई बच्चा खड़ा हुआ है और वह कहता है कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका अखिलेश हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं उस बच्चे की शक्ल भूल जाती हूँ। ये बात मैंने अभी तक घर में किसी को भी नहीं बताई थी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। रात का टाइम था, सब लोग सो रहे थे। यही लगभग रात के 21 बजे का टाइम होगा। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी।
मैंने सोचा कि उठकर किचन से ठंडे पानी की बोतल ले आती हूँ। मैं जैसे ही उठी और मैंने पलटकर बेड की तरफ देखा, तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आधी रात का टाइम हो रहा था और मेरे पति बेड पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने पति को पूरे घर में ढूंढ लिया था, यहाँ तक कि मेरा भाई भी अपने कमरे में मौजूद नहीं था। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वह अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं देखने गई थी कि कहीं मेरे पति मेरे भाई के कमरे में तो नहीं चले गए। उन दोनों में से कोई भी मुझे पूरे घर में नजर नहीं आ रहा था। मैं दबे पांव छत पर भी देखने के लिए चली गई थी। छत पर भी उन्हें ना पाकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होने लगी थी। वो लोग छत पर भी नहीं थे और मुझे कहीं नहीं मिले। अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि मुझे अपने घर के दरवाजे से किसी के बोलने की आवाजें आने लगी, यह जानने के लिए कि आखिर हमारे दरवाजे पर कौन बोल रहा है। मैंने चलना शुरू कर दिया और हमारे घर के गेट में एक छोटी सी खिड़की लगी हुई थी। मैंने उसे खोलकर बाहर देखा तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि वहां पर एक आदमी मौजूद है जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है। उसे काफी चोट लगी हुई है। वह दर्द से बुरी तरह से रो रहा है। मैंने उसे देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कुछ सोचकर उसे बड़ी खामोशी से अपने घर के अंदर बुला लिया और मैंने उसे बिठाया और उसके जख्मों पर पट्टी करने लगी। मैं पट्टी करते हुए उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो। उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पानी लेने के लिए जैसे ही अपने घर के अंदर गई और पानी लेकर वापस आई, तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि जिस जगह पर मैंने उस आदमी को बिठाया था, वह वहां से भाग गया था और वह अपनी जगह पर एक लैटर छोड़ गया था। मैंने जैसे ही उस लैटर को खोलकर पढ़ा, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपने बेटे को हासिल करना चाहती हो, तो तुम्हें अपने भाई को मेरे हवाले करना होगा। बस उसमें इतनी सी ही बात लिखी हुई थी और मैं यह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि यह आदमी आखिर था कौन। मैं उस आदमी की शक्ल ठीक से नहीं देख पाई थी क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी था और वह बार बार अपने चेहरे पर हाथ रख रहा था। अब हर रोज ऐसा होने लगा था। किसी न किसी तरह से हमारे घर में ही मुझे कोई ना कोई चिट्ठी मिलती थी। उसमें लिखा हुआ होता था कि अपने भाई को मेरे हवाले कर दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। भला मेरे घर में यह चिट्ठी कौन रख रहा था? ये सब सोच सोचकर मैं पागल हुई जा रही थी। मेरा पति, मेरा भाई या फिर मेरी सास, क्योंकि हम चार लोग ही इस घर में रहते थे। और यह चिट्ठी हर बार मुझे ही क्यों मिलती थी? स्पेशली यह चिट्ठी कोई मेरे लिए ही लिख रहा था। मैं किचन में खाना बनाने जाती तो मुझे मसाले के डिब्बे में मुझे वह चिट्ठी मिल जाती और कभी मैं छत पर कपड़े सुखाने जाती तो छत की सीढ़ियों पर चिट्ठी रखी हुई होती थी और हर चिट्ठी में एक ही बात होती थी। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। वह कमरे से बाहर तक नहीं निकलती थी। मेरे पति और भाई वो दोनों नौकरी पर निकलते तो रात को ही घर में आते थे। उस रात मेरे पति और भाई कहाँ गए थे, यह बात भी मुझे पता नहीं चल सकी थी, क्योंकि जब वह आदमी जा चुका था, तो मैं उस चिट्ठी को लेकर अपने कमरे में चली गई थी और उसको पढ़ते पढ़ते रोने लगी थी। अपने बेटे को याद करने लगी थी और इसी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, तो मेरे पति बिस्तर पर मौजूद थे। जब मैंने उन्हें पूछा कि आप रात के टाइम पर कहाँ गए थे, तो उन्होंने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और फिर उस दिन के बाद से मेरे दिमाग से यह बात निकल गई। मुझे अब अपने बेटे की तड़प महसूस होने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने भाई से इस बारे में बात करूंगी और उससे कहूंगी कि यह जो कोई भी है, तुम्हारी चाहत कर रहा है। तुम उसके पास चले जाओगे तो यह मुझे मेरा बेटा लौटा देगा। मुझे नहीं पता था कि यह चिट्ठी वाला इंसान कौन है। मैं अपने भाई के पास गई और उसे पूरी बात बताई। वह भी मेरी बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। उसने कहा, ठीक है दीदी, मैं आपके बेटे की खातिर उस इंसान के पास चला जाऊंगा जिसे मेरी तलाश है, लेकिन वह है कौन? मैंने अपने भाई से कहा कि यह बात तो मुझे भी नहीं पता कि वह चिट्ठी रखने वाला इंसान कौन है। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे सफाई करते टाइम पर फिर से एक चिट्ठी मिली और उसमें लिखा हुआ था कि तुम अपने भाई को लेकर पास वाले मंदिर पर आ जाना। वहां पर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बेटे से भी हो जाएगी। मैंने अपने भाई को यह बात बता दी थी।
मेरे भाई ने यह बात मेरे पति को भी बता दी। मेरे पति ने कहा कि ऐसे जाना ठीक नहीं है, राजू की जान को खतरा भी हो सकता है। मेरे भाई ने कहा, जीजू मुझे जान की कोई परवाह नहीं, मेरा भांजा मिल जाना चाहिए, बस यही मेरे लिए बहुत है। हम सब लोग मिलकर मंदिर पर चले गए थे। वहां जाकर हमने चारों तरफ देखा, हमें कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद हमें वहां पर एक काले रंग की साड़ी में औरत नजर आई। उसके साथ लगभग एक 10 साल की उम्र का बच्चा भी मौजूद था। मेरी आंखों में चमक जाग उठी थी कि यह तो शायद मेरा बेटा है। लेकिन यह औरत कौन थी? मैंने तो इसे पहली बार देखा था। मैंने नोटिस किया कि मेरे पति के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया था। मेरे पति के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? यह बात तो मेरी कुछ भी समझ नहीं आई थी। वह औरत मेरे करीब आई और मुझसे कहने लगी कि यह लो तुम्हारा बेटा। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? वह खामोश रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं फिर हैरान रह गई थी यह देखकर कि मेरे पति आगे बढ़े और उस औरत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मेरे पति ने कहा, अब यहाँ कोई बात नहीं होगी, हम लोग घर चलते हैं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। अपने पति के कहने के मुताबिक हम सब लोग घर पर आ गए थे। घर जाते ही मेरे पति ने दरवाजे पर ही मामा कहना शुरू कर दिया। मेरी सास कमरे से बाहर निकल कर आई और उन्होंने जब अपने बेटे को इतने गुस्से में देखा तो उन्होंने अपनी नजरें नीची कर ली थीं। दरअसल यह जो औरत थी, यह कोई और नहीं बल्कि मेरे पति की बड़ी बहन थी। जी हाँ, इसके बारे में आज तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये वही औरत थी जिसने मेरे बेटे को किडनैप करवाया था। मेरी सास के 2 बच्चे थे, जबकि हमें पता था कि मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। मेरी ननद ने काफी सालों पहले भागकर अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, जिसके बाद मेरे ससुर ने अपनी बेटी से सारे संबंध खत्म कर दिए थे और मेरे पति ने भी सोच लिया था कि उनकी बहन हमेशा हमेशा के लिए मर गई। मेरी ननद ने भागकर शादी तो कर ली थी, लेकिन वह अपने ससुराल में खुश नहीं रह रही थी। धीरे धीरे उसकी शादी को 2 साल गुजर गए और अभी तक उसके यहाँ पर बच्चा पैदा नहीं हुआ था। 2 साल बाद मेरे पति की शादी मेरे साथ हो गई और मुझे अपनी शादी के 6 महीने बाद ही गुड न्यूज मिल गई। मेरी ननद को मेरे घर की सारी बातें पता चलती रहती थीं, क्योंकि मेरी सास अपनी बेटी से चोरी चुपके मिलती और उनसे कभी कभी फोन पर बातें भी कर लेती थी। मेरी ननद हमेशा अपना दुख अपनी माँ को बताती रहती थी, क्योंकि मेरी ननद की सास उसको इस बात पर बहुत ज्यादा तंग करती थी। इसलिए मेरी सास ने प्लान बनाया कि जब उनकी बहू बच्चा पैदा कर लेगी तो मौका देखकर मेरी ननद मेरे बच्चे को किडनैप करवा ले और वह बच्चा अपने पास रख ले। इस तरह से उसकी सूनी गोद भी भर जाएगी और उसके ससुराल वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। मेरे पति ने तो मेरी ननद के घर से भाग जाने के बाद ही उसके किसी भी तरह की खबर रखने की कोई कोशिश नहीं की थी और आज इतने सालों बाद उसे देखकर मेरे पति सारी कहानी समझ गए थे, क्योंकि कई बार मेरी सास ने उन्हें कहा था कि बेटे अपनी बहन को घर बुला लो। उसकी सास उसे बहुत ज्यादा तंग करती है, उसके कोई बच्चा नहीं हो रहा। जबकि मेरी ननद ने जिस लड़के के साथ शादी की थी वह बहुत ज्यादा अमीर था। जिन लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था वह मेरी ननद के भेजे हुए ही किडनैपर्स थे। यह बात मेरी सास अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने अपनी बहू की गोद उजाड़कर अपने बेटे की गोद भर दी थी। मेरे पति को कुछ दिनों पहले शक होने लगा था, क्योंकि जिस दिन वह आदमी जो बहुत ज्यादा जख्मी था और अपनी जगह पर चिट्ठी रखकर छोड़ गया था, मेरे पति और भाई ने उसे घर से निकलते वक्त देख लिया था। वह कोई और नहीं, वह वही आदमी था जिसके साथ मेरी ननद की शादी हुई थी। उस रात मेरे पति के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और मेरे पति और भाई दोनों उसी के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। मैं परेशान ना हो जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे यह बात नहीं बताई थी। वक्त के साथ साथ मेरी ननद का पति भी अब नीयत खराब करने लगा था, क्योंकि उसका बिजनेस अब धीरे धीरे लॉस में जा रहा था। उसने सोचा कि हमारे घर के हालात बेहतर हैं, तो इसलिए वह मेरे बेटे को मुझे वापस कर देगा। और उसने मेरे भाई की मांग इसलिए की थी क्योंकि 2 साल पहले कभी मेरे भाई ने मेरी ननद के पति की कार पर धोखे से टक्कर मार दी थी। ना तो वह यह बात जानता था कि यह मेरा भाई है और ना ही मेरा भाई यह बात जानता था
कि यह आदमी मेरी ननद का पति है, बल्कि मुझे ही यह बात नहीं पता थी कि मेरी ननद भी है, क्योंकि मेरे पति और सास ने मुझसे यह बात छुपाई थी। जब मेरी ननद के पति को पता चला कि राजू, जिसके साथ मेरी ननद के पति का 2 साल पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, वह मेरे घर पर रहता है, तभी से उसने फैसला कर लिया था कि बदले में वह मेरा भाई ले लेगा और उसे मजा चखा देगा और मेरा बेटा मुझे वापस कर देगा। इसके बदले मुझसे पैसे लेगा। मेरी ननद को भी यह बात पता चल गई, तो उसने अपने पति का साथ देना शुरू कर दिया और अपनी माँ से कहा कि वह घर में चिट्ठी रख दिया करे। यह चिट्ठी रखना वाला काम मेरी सास ही कर रही थी। मेरी ननद को सिर्फ औलाद की जरूरत थी, उसे औलाद से कोई मोहब्बत नहीं थी। तभी तो अब वह बदले की आग और पैसों के लालच की वजह से मेरे बेटे को मेरे पास वापस करने आ गई थी। जब उन्होंने इस बात का इकरार किया कि 10 साल तक उनके पास मेरा बेटा रहा, उन्होंने मेरे बेटे की अच्छी परवरिश की। लेकिन अब मेरी ननद के पति का बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो वह इस तरह से पैसा कमाना चाहते हैं। वह मेरे बेटे के बदले में मुझसे मेरे भाई को लेते और पैसों की मांग करते। मेरे भाई को हमेशा उम्मीद लगी रहती थी कि उसका भांजा जरूर आएगा, और आज उसका भांजा उसकी आंखों के सामने था। मुझे अपनी ननद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे पति ने फौरन पुलिस को फोन किया और उन्हें घर पर बुला लिया। मेरी ननद का पति मेरे पति को धमकी दे रहा था कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि भगवान की लाठी बहुत मजबूत होती है। जिस तरह प्लानिंग के साथ मेरी ननद, नंदोई और सास एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, और इन लोगों ने 10 साल तक मुझे बेवकूफ बनाया, इसके लिए मैं क्या, भगवान भी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पति का तो अब रिश्तों पर से भरोसा ही उठ गया था। पुलिस घर पर आ गई तो मेरे पति ने उन सबको अरेस्ट करवा दिया। मेरा बेटा मुझे पहचानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह मेरी ननद को, अपनी माँ और मेरे नंदोई को अपना पिता समझता था। उन लोगों ने मेरे बेटे की परवरिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं की थी, क्योंकि वह लोग लालची थे और बहुत ज्यादा बदतमीज और फ्रॉड लोग थे। मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा बदतमीज था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि धीरे मैंने उसको बहुत सुधार दिया। पुलिस ने मेरी ननद और नंदोई को किडनैपिंग के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया और उन्हें सजा भी हो गई थी। मेरी सास को तो जेल नहीं भिजवाया गया, क्योंकि वह बहुत बूढ़ी औरत थी। मेरे पति ने कहा कि उनके लिए यही सजा काफी है कि इनका बेटा इनसे दूर हो जाए। मैं, मेरा भाई और मेरे पति और मेरा बेटा, हम लोग वह घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। मेरी सास अब उस घर में अकेली रहती है और मेरे पति से बहुत माफी मांगती है। पर शायद मेरी सास के किए की यही सजा थी कि उनकी औलाद उनसे दूर हो जाए, क्योंकि एक दिन वह था कि उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे दूर कर दिया। 10 साल बाद अपने बच्चे को देखकर मैं बहुत ज्यादा रोई थी और बहुत खुश हुई थी। अब हम सब लोग बहुत खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, और इस हादसे को काफी साल हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।